जय हिंद दोस्तों, नो वाइजली की जियोग्राफी सीरीज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे उत्तरी यूरोपीय देश नॉर्वे के जियोग्राफी के बारे में। इसके साथ ही चर्चा करेंगे नॉर्वे की महत्वपूर्ण उपलब्धियों और इसके विकास की। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। नॉर्वे का शाब्दिक अर्थ होता है नॉर्दर्न वे या उत्तर की तरफ जाने वाला रास्ता। नॉर्वे यूरोप महाद्वीप के उत्तर में स्थित एक अत्यंत ठंडा देश है जिसकी राजधानी है ओस्लो। यहाँ पर राजशाही व्यवस्था होने के कारण इसे किंगडम ऑफ नॉर्वे के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा इसे रेल्म ऑफ पोलर बेयर्स यानी ध्रुवीय भालुओं की धरती और लैंड ऑफ मिडनाइट सन या मध्य रात्रि के सूर्य का देश भी कहते हैं। दोस्तों, आइए जानते हैं उन लैंड बॉडीज को जो किंगडम ऑफ नॉर्वे के अंतर्गत आती हैं। नॉर्वे से 2000 किलोमीटर उत्तर में एक आर्कीपेलगो है जिसका नाम है स्वालबार्ड, जहां पर ठंडियों में टेम्परेचर -30 तक चला जाता है। यहाँ की जनसंख्या केवल 2500 है और किसी की मौत हो जाने के बाद उसे मेनलैंड नॉर्वे लाना पड़ता है क्योंकि यहाँ पर दफनाए जाने पर उसकी बॉडी डिकम्पोज नहीं होती। दोस्तों, यहाँ पर हम एक छोटा सा द्वीप देख रहे हैं। इस द्वीप को बेयर आइलैंड के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर एक और छोटा सा द्वीप है जिसे हम जान मायान के नाम से जानते हैं। ये तीनों ही आइलैंड यानी स्वालबार्ड, बियर आइलैंड और जान मायान किंगडम ऑफ नॉर्वे के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा दक्षिण में दो और आइलैंड्स हैं, बॉवेट आइलैंड और पीटर वन आइलैंड, जो नॉर्वे की डिपेंडेंट टेरिटरीज हैं। इसके अलावा अंटार्कटिका के एक हिस्से क्वीन मॉड लैंड पर भी नॉर्वे अपना क्लेम करता है। दोस्तों, आइए समझते हैं नॉर्वे से संबंधित जियोपॉलिटिकल रीजन्स को। पहला टर्म है नॉर्डिक कंट्रीज। यहाँ पर जिन एरियाज को ग्रीन से दर्शाया गया है उसे नॉर्डिक कंट्रीज के नाम से जाना जाता है। नॉर्डिक कंट्रीज के अंतर्गत आने वाले देश और द्वीप कुछ इस प्रकार से हैं: डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, आइसलैंड। इसके अलावा डेनमार्क की दो ऑटोनॉमस टेरिटरीज यानी ग्रीनलैंड और फैरो आइलैंड भी नॉर्डिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। साथ ही नॉर्वे के 3 द्वीप यानी स्वालबार्ड, बेयर आइलैंड और जान मायन को भी नॉर्डिक क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया है। दूसरा टर्म है स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, जिसे स्कैंडिनेविया या स्कैंडिया भी कहते हैं। इस क्षेत्र के अंतर्गत 3 देश आते हैं: डेनमार्क, नॉर्वे और स्वीडन। आइए देखते हैं फेनो स्कैंडिया को। फेनो स्कैंडिया के अंतर्गत नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड के साथ साथ रूस के कुछ क्षेत्र जैसे कोला पेनिनसुला, रिपब्लिक ऑफ करेलिया और नॉर्दर्न लेनिनग्राड ओब्लास्ट को भी रखा गया है। अंत में देखते हैं बाल्टो स्कैंडिया को, जिसके अंतर्गत आने वाले देश इस प्रकार से हैं: आइसलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और 3 बाल्टिक देश यानी एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया। आइए जानते हैं फेनो स्कैंडिया क्षेत्र में आने वाले कुछ पेनिनसुलास के बारे में। इस भूभाग को स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला के नाम से जानते हैं। इसका छोटा हिस्सा नॉर्वेजियन पेनिनसुला के नाम से जाना जाता है, जबकि इस हिस्से को स्वीडिश पेनिनसुला और इस हिस्से को फिनिश पेनिनसुला कहते हैं। इन प्रायद्वीपों के नाम इनके देशों के नाम के आधार पर रखे गए हैं। इसके अलावा एक और पेनिनसुला है, इसका नाम है कोला पेनिनसुला। इस तरह से फेनो स्कैंडिया के अंतर्गत 5 पेनिनसुला को देखा जा सकता है। नॉर्वे 3 सागरों से घिरा हुआ है। दक्षिण में नॉर्थ सी, पश्चिम में नॉर्वेजियन सी और उत्तर में बैरेंट सी। बैरेंट सी का नाम डच कार्टोग्राफर और एक्सप्लोरर विलियम बैरेंट के नाम पर रखा गया है। दोस्तों, आइए देखते हैं नॉर्वे की इनलैंड जियोग्राफी को। मेनलैंड नॉर्वे का टोटल एरिया है 3,24,000 स्क्वायर किलोमीटर। इसमें स्वालबार्ड और जान मायान को भी इंक्लूड किया जाए, इसका एरिया हो जाता है 3,85,000 स्क्वायर किलोमीटर के लगभग। नॉर्वे की लैंड बाउंड्रीज करीब 2,500 किलोमीटर के लगभग है। नॉर्वे की बाउंड्री का 1619 किलोमीटर हिस्सा स्वीडन से लगा हुआ है, जबकि फिनलैंड से 729 और रसिया से 196 किलोमीटर हिस्सा टच करता है। नॉर्वे की कोस्ट लाइन लगभग 25,000 किलोमीटर तक फैली हुई है और यदि इसमें आइलैंड्स को जोड़ दें तो यह कोस्ट लाइन 83,000 किलोमीटर तक चली जाती है। यहाँ पर आप एक ट्रायंगल देख रहे हैं। यह नॉर्वे का सबसे ऊंचा पॉइंट है गाल्डहेपिगन, जिसकी ऊंचाई 8,100 फीट है। ग्लोमा रिवर नॉर्वे की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई करीब 600 किलोमीटर है। नॉर्वे में करीब 4.5 लाख से अधिक फ्रेश वाटर लेक्स हैं, जो कि ग्लेशियल इरोजन से निर्मित हुई हैं।
मोसा लेक नॉर्वे की सबसे बड़ी लेक है जो 369 स्क्वायर किलोमीटर में फैली हुई है। दोस्तों, यहाँ पर एक झील पड़ती है जिसका नाम है हार्नेंडालसवार्टनेट। यह यूरोप की सबसे गहरी झील है और इसकी गहराई 514 मीटर तक मापी गई है। दोस्तों, यदि आप नॉर्वे के मैप को देखेंगे तो नॉर्वे की कोस्टल लाइंस ग्लेशियल इरोजन के कारण कटी फटी सी दिखती है। इस आकृति को फ्योर्ड कहते हैं। फ्योर्ड की मौजूदगी नॉर्वे के अलावा अलास्का, अंटार्कटिका, चिली, डेनमार्क, जर्मनी, ग्रीनलैंड, फेरो आइलैंड, आइसलैंड, आयरलैंड, अर्जेंटीना, रसिया और यूके में भी देखी जा सकती है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं फ्योर्ड की पिक्चर। सॉनफ्योर्डेन, जिसे फ्योर्ड का राजा कहा जाता है, यह दुनिया का दूसरा सबसे गहरा और सबसे लंबा फ्योर्ड है जिसकी लंबाई 204 किलोमीटर तक है। इसके अलावा दुनिया की सबसे लंबी रोड टनल लॉर्डल टनल भी नॉर्वे के अंतर्गत आती है जिसकी लंबाई करीब 25 किलोमीटर है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं लॉर्डल टनल की पिक्चर। आइए देखते हैं एक नए टर्म को जो है परमाफ्रॉस्ट। परमाफ्रॉस्ट उस स्थिति को कहते हैं जब किसी क्षेत्र का टेम्परेचर 2 या 2 से अधिक सालों तक 0 डिग्री से नीचे रहता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि नॉर्वे के नॉर्दर्न एरियाज में और सेंट्रल एरियाज में परमाफ्रॉस्ट की स्थिति बनी रहती है। इसके अलावा जोस्टेडाल्सब्रीन नेशनल पार्क, जो कि मुख्य रूप से एक ग्लेशियल एरिया है, यह यूरोपियन मेनलैंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। यहाँ पर आप जोस्टेडाल्सब्रीन नेशनल पार्क को व्हाइट कलर से देख पा रहे हैं। आइए बात करते हैं कैपिटल सिटी ओस्लो की। ओस्लो को 1299 में राजधानी बनाया गया। इससे पहले नॉर्वे की राजधानी बर्गन हुआ करती थी। बर्गन से पहले नॉर्वे की राजधानी ट्रॉन्डहाइम थी, जो कि नॉर्वे की फर्स्ट कैपिटल थी। नॉर्वे के पश्चिमी कोस्ट पर मौजूद एक शहर है जिसका नाम है स्टेवेंगर। इसे नॉर्वे की ऑयल कैपिटल भी कहा जाता है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं केप नॉर्ड कैप को। यह यूरोपियन मेनलैंड का नॉर्थ मोस्ट पॉइंट है। आइए बात करते हैं एक और घटना की जिसका नाम है अरोरा। रंग बिरंगी पोलर लाइट्स को अरोरा कहते हैं। उत्तरी ध्रुव पर इसे अरोरा बोरेलिस और दक्षिणी ध्रुव पर इसे अरोरा ऑस्ट्रेलिस के नाम से जाना जाता है। जब सोलर विंड के चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पार्टिकल पृथ्वी के ध्रुवीय चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करते हैं तो पृथ्वी के गैस पार्टिकल्स उनसे टकराकर चार्ज्ड हो जाते हैं। इस प्रक्रिया में कलरफुल एनर्जी निकलती है और आसमान रंग बिरंगी लाइट से जगमगा उठता है। दोस्तों, आइए जानते हैं नॉर्वे को मध्य रात्रि के सूर्य का देश क्यों कहते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई है और मेनलैंड नॉर्वे का नॉर्दर्न हिस्सा आर्कटिक सर्कल में आता है। इसलिए लेट मई से लेट जुलाई यानी 3 महीने तक सूरज क्षितिज या होराइजन से नीचे नहीं जाता और नॉर्वे के बाकी हिस्सों में दिन 20 घंटे का होता है। इसके उलट लेट नवंबर से लेट जनवरी तक मेनलैंड नॉर्वे के नॉर्दर्न हिस्से में सूरज उगता ही नहीं और बाकी हिस्सों में रात 20 घंटे तक होती है। चूंकि स्वालबार्ड नॉर्वे से 2000 किलोमीटर उत्तर में है, इसलिए यहाँ रात या दिन की अवधि 5 से 6 महीने तक हो जाती है। इस प्रकार से नॉर्वे को मध्य रात्रि के सूर्य का देश कहते हैं। दोस्तों, आइए बात करते हैं नॉर्वे की इकोनॉमी की। नॉर्वे की जीडीपी का 20% हिस्सा ऑयल और गैस एक्सपोर्ट पर आधारित है, जो बीते कुछ सालों में 40% तक बढ़ा है। नॉर्वे में 1967 में पहली बार ऑयल फील्ड्स की खोज हुई और उत्पादन 1999 में शुरू हुआ। 1973 में नॉर्वेजियन गवर्नमेंट ने स्टेट ऑयल नाम की कंपनी स्थापित की, जिसे आज इक्विनॉर के नाम से जाना जाता है। नॉर्वे दुनिया में ऑयल का 5वां और गैस का 3रा सबसे बड़ा निर्यातक देश है, लेकिन यह ओपेक यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज का हिस्सा नहीं है। नॉर्वे दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मछली निर्यातक देश है। पहले नंबर पर है चीन और यह दुनिया का सबसे बड़ा सालमन उत्पादक देश है। दोस्तों, आइए बात करते हैं नॉर्वे की रैंकिंग की। नॉर्वे मॉनेटरी वैल्यू के आधार पर दुनिया का सबसे संपन्न देश है और इसकी पर कैपिटा कैपिटल रिजर्व किसी भी देश से सबसे ज्यादा है। यह पर कैपिटा इनकम के आधार पर दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश है। बात करें HDI यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की, तो इसकी रैंकिंग दूसरी है और यह 2001, 2006 और 2009 से 19 तक नंबर 1 बना रहा है।
वर्ल्ड हैप्पीनेस रैंकिंग में नार्वे पहले स्थान पर है। साथ ही नार्वे दुनिया के उन देशों में आता है जहां क्राइम रेट बहुत कम है। नार्वे के पास सबसे अधिक रजिस्टर्ड प्लग इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं। इसके अतिरिक्त 1 जनवरी 2009 में नार्वे दुनिया की 6ठी कंट्री बना जिसने सेम सेक्स मैरिज को लीगल कर दिया। वैसे तो नोबेल प्राइज के सभी क्षेत्रों की सेरेमनी का आयोजन स्टॉकहोम स्वीडन में होता है, लेकिन 1901 से अब तक नोबेल पीस प्राइज सेरेमनी का आयोजन हर साल ओस्लो में होता चला आ रहा है। नार्वे के ट्रैग्वी लाई यूनाइटेड नेशंस के पहले सेक्रेटरी जनरल थे। साथ ही मॉडर्न और एंशिएंट स्कीइंग की शुरुआत नार्वे में ही हुई थी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन ने नार्वे की मदद की थी और आभार प्रकट करने के लिए हर साल नार्वे ब्रिटेन को क्रिसमस ट्री भेंट करता है, जिसे ब्रिटेन के ट्रफेल्गर स्क्वायर में देखा जा सकता है। दोस्तों, आइए बात करते हैं 3 महत्वपूर्ण नार्वेजियन एक्सप्लोरर्स यानी खोज यात्रियों की। पहले यात्री थे एरिक द रेड, जिन्होंने ग्रीनलैंड में पहली यूरोपीय बस्तियां बसाई। साथ ही वह पहले नॉर्थ अमेरिका पहुंचने वाले कुछ यूरोपियंस में से एक थे। इसी क्रम में अगला नाम आता है लीफ एरिक्सन का, जो एरिक द रेड का बेटा था। लीफ एरिक्सन पहला नॉर्वेजियन था जिसने आइसलैंड में मानव बस्तियां बसाने का काम शुरू किया। इसके बाद वह नॉर्थ अमेरिका भी गया। इस प्रकार से एरिक द रेड और लीफ एरिक्सन क्रिस्टोफर कोलंबस से भी पहले नॉर्थ अमेरिका पहुंचने वाले यात्री थे। आइए बात करते हैं रॉल्ड अमंडसेन की। 1911 में अमंडसेन साउथ पोल पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे। यह यात्रा उन्होंने अन्य 4 व्यक्तियों के साथ पूरी की। इसके अलावा अमंडसेन नॉर्थ वेस्ट पैसेज को नेविगेट करने वाले और आर्कटिक सागर पर उड़ान भरने वाले पहले व्यक्ति थे। इसके अतिरिक्त नार्वे विंटर ओलंपिक्स में सबसे सफल देश है, जिसने अब तक 148 गोल्ड समेत कुल 368 मेडल्स जीते हैं। नार्वे पौधों और जानवरों की विभिन्न प्रजातियों से भरा पड़ा हुआ है। यहाँ इंसेक्ट्स, एल्गी, लाइकेंस, मॉसेस, वेस्कुलर प्लांट, फंगाई, बर्ड्स, स्तनपायी जीव, मछलियों और अन्य जानवरों की लगभग 50,000 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। नॉर्वेजियन वाटर में पाए जाने वाला सबसे बड़ा परभक्षी स्पर्म व्हेल है, जबकि सबसे बड़ी मछली बास्किंग शार्क है। जमीन पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा प्रेडेटर यानी परभक्षी पोलर बेयर है, जबकि ब्राउन बेयर नॉर्वेजियन मेनलैंड में पाया जाने वाला सबसे बड़ा प्रेडेटर है। इसके अलावा नॉर्वेजियन मेनलैंड का सबसे बड़ा जानवर एल्क या मूस है और यह नॉर्वे का नेशनल एनिमल भी है। दोस्तों, ये था आज का वीडियो। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी तो कर सकते हैं वीडियो को लाइक और शेयर। सपोर्ट करने और ऐसी ही जानकारियों से जुड़े रहने के लिए चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।